अब लगता है कर लेंगे। ये किस चीज़ का ऐप है? ये गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कृष्णा, साहिबा, शशि, शिवम, सबको गुड मॉर्निंग भाई। अभिषेक, नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। लेस। राम राम, राम राम। क्या होने लगा? जय हिंद, जय हिंद। चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना। सब लोग आ गए? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है भाई। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जल्दी जुड़ो भाई, जल्दी जुड़ो।
कल वाला थोड़ा सा रिपीट। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है भाई, कल वाला थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ना। धनात्मक विचलन देख लो भाई। धनात्मक विचलन क्या था कि जो राउल्ट का नियम है उससे जो भी हम वाष्प दाब निकालेंगे, विलयन का जो वाष्प दाब निकाले हैं, ठीक है ना, जो वाष्प दाब हम लोग निकाले हैं उससे राउल्ट का जो नियम है उससे थोड़ा ज्यादा मिलता है। जैसे राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब निकालते हैं वह रियल में जब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं तो उसके वाष्प दाब से हमें ज्यादा मिलता है। इसे हम कहते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। जैसे देखो, ऐसे राउल्ट का नियम हमने क्या पढ़ रखा है कि पी ए, जैसे हमारे पास कोई विलयन है, विलयन है, तब विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं, ए और बी हो गए। इसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा, पीए हो जाएगा, और इसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा, आंशिक वाष्प दाब पीबी हो जाएगा। इसका मोल फ्रैक्शन मतलब कर देंगे हम लोग, इसको क्या कहते हैं भाई, मोल प्रभाज ये होगा काई, और इसका मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, काई बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब पी ए लिखते हैं तो पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए लिखते हैं, पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए। ठीक है, तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा, कहते हैं पी ए नाट इंटू काई ए। पी ए नाट क्या है, शुद्ध अवस्था में विलायक या विलयन का वाष्प दाब होता है ना, शुद्ध अवस्था में विलयन का वाष्प दाब होता है। ठीक है, चलो इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बी प्रोपोर्शनल टू काई बी, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, पी बी नॉट इंटू काई बी। ठीक है, तो हम कहते हैं विलयन का कुल वाष्प दाब, ओ ये राउल्ट का नियम है, ठीक है ना, तो विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर कितना होता है, पी ए प्लस पी बी होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, P बराबर पी ए नॉट इंटू काई ए प्लस पी बी नॉट इंटू काई बी। ठीक है, यह तो राउल्ट का नियम है, ये पूरा क्या है, यह पूरा राउल्ट का नियम है। ठीक है भाई, अब कह रहा है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए क्या होगा, जो राउल्ट के नियम से हम लोग, जो राउल्ट के नियम से हम लोग ये वाष्प दाब निकाले हैं, तो अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो इससे ज्यादा मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो पी ए है यह ग्रेटर देन होगा पी ए नॉट इंटू काई ए से, और जो पी बी है यह ग्रेटर देन होगा पी बी नॉट इंटू काई बी से। ठीक है ना, और इस समय हमने आपको बताया था कि जो डेल्टा भी मिक्सिंग है यह मिलेगा हमको पॉजिटिव, मतलब आयतन बढ़ जाएगा, आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। डेल्टा मिक्स एच एंथैल्पी जो है यह भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका कहने का मतलब विलयन बनाने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ती है। ठीक है ना, ये चीजें पढ़ लिए हैं, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते हैं। हाँ, क्लास अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने बताया था कि हमें क्या पढ़ना है, आरुसंख्य गुणधर्म पढ़ना है। आरुसंख्य गुणधर्म, और इस पे हम लोग पहला आज पढ़ेंगे वाष्प दाब का
आपेक्षिक अवनमन। ठीक है भाई, चल। हाँ, ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर तो याद नहीं है, चलो देख के बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, हमें पहला पढ़ना है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? पहले हम लोग कल ही पढ़ाया था मैं, लेकिन आज फिर से सुन लीजिए कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। ठीक है ना? तो हम कहते हैं विलयन का वह भौतिक गुण, विलयन का वह भौतिक गुण जो विलायक में विलेय के अणुओं की संख्या पर, सीधे से कहने का मतलब है कि विलयन का वह भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर या विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है ना? तो उसमें पहला पढ़ना है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे कि यह वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है भाई, चलो। चलो आते हैं, वाष्प दाब क्या होता है? तो कहते हैं क्या, द्रव तथा वाष्प की द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प द्वारा अरे भाई, पहले केमिस्ट्री की क्लास चल रही, पढ़ तो लो। ठीक है, इधर देखो, द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प द्वारा सतह पर, वाष्प द्वारा सतह पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है? द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प द्वारा सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जैसे देखिए, यह हमारे पास कोई बर्तन है, अब इसका कोई सतह होगा, जैसे इसकी सतह को हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पर हम बंद कर देते हैं। तो अब इसके द्वारा इसके ऊपर एक दाब लगेगा, इसके ऊपर एक क्या लगेगा? दाब लगेगा। और इसी दाब को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है ना? इसी दाब को क्या बोलेंगे भाई? वाष्प दाब बोलेंगे। ठीक है, साम्यावस्था क्या होती है? आइए देखिए, साम्यावस्था, ध्यान दीजिए। जैसे यह हमने एक बर्तन ले लिया है, इसको हम भेसेल बोलते हैं ना, इस बर्तन को क्या बोलते हैं? भेसेल बोलते हैं। ठीक है ना? देखिए, अब इसमें हमने लिक्विड भर दिया, इसको थोड़ा सा हम हीट करते हैं, फनल लगा के हम इसको थोड़ा सा
हीट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए, जब इसको हीट करेंगे तो ये द्रव के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं क्या होंगे, वाष्पित होके कहाँ जाएंगे, इस ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। या ऊपर की तरफ आएंगे और ऊपर से ये पानी की बूंदों में बदल जाएंगे। इसके बाद एक समय आएगा कि ये नीचे की तरफ फिर वापस चले आएंगे। फिर क्या होगा, फिर से क्या होगा, पहले वाष्प में बदलेंगे, पहले क्या होगा, वाष्प में बदलेंगे, लेकिन वाष्प में बदलते बदलते जब वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो एक कंडीशन आएगा, उस समय जो छोटे छोटे बूंद के रूप में बनेंगे फिर से पानी में बदल जाएंगे, फिर से लिक्विड में बदल जाएंगे। तो ऐसा कंडीशन क्या कहलाता है भाई, साम्यावस्था, कि जितने वाष्प बन रहे हैं उतने ही क्या बन जाए, फिर से पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि गर्म करने पर जितने द्रव के या कितने जितने भी इस द्रव के जो अणु हैं वाष्प की अवस्था में बदल रहे हैं, उतना ही वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाए, उतना ही इस द्रव में बदल जाए, उसे क्या बोलेंगे भाई, साम्यावस्था। उस अवस्था को क्या बोल देंगे हम लोग, साम्यावस्था। सर आप मेरी बात ना सुनते हैं, हम जाता नहीं हर क्लास छोड़ के, कहाँ जाता रहो, देखा भैया, कहाँ जाता रहा हर्ष मिश्रा, अरे थोड़ा पढ़ा तो लें, ठीक है चलो। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया। एक बार आप फिर से इसको देख लें कि वाष्प दाब किसे बोलेंगे, द्रव तथा वाष्प की साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है ना। साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था क्या होता है, जितना द्रव वाष्प में बदले उतना ही वाष्प द्रव की अवस्था में बदल जाता है, उसे क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था पढ़ेंगे। यह साम्य अवस्था क्लास 11th के क्लास में आप लोग पढ़े रहे होंगे, ठीक है ना। आते हैं, वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, पहले इसको जान जाइए। ठीक है ना, वाष्पशील पदार्थ आपको जानना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वे पदार्थ जो आसानी से वाष्प में बदल जाए, ठीक है ना, वे पदार्थ जो आसानी से वाष्प में बदल जाए, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, वाष्पशील पदार्थ। वे पदार्थ जो आसानी से वाष्प में बदल जाए, ठीक है, ठीक, वे पदार्थ जो आसानी से वाष्प में बदल जाए क्या कहलाएगा, वाष्पशील कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे ईथर, जैसे क्या हो जाएगा भाई, ईथर, ठीक है। अब अगला है अवाष्पशील पदार्थ, किससे बोलेंगे, तो वे पदार्थ, हाँ इसकी आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। वाष्पशील पदार्थ और अवाष्पशील पदार्थ, यह डिफिनीशन में हम डालेंगे तो आप पूछेंगे ही कि सर यह वाष्पशील क्या होता है, सर यह अवाष्पशील क्या होता है, तो इससे अच्छा कि हम पहले ही बता दें, ठीक है ना। चल, वे पदार्थ जो वाष्प अवस्था में न बदल सके, वाष्प अवस्था में न बदल सके,
क्या कहलाएंगे? अवाष्पशील कहलाएंगे। ठीक है ना? ठीक है भाई। चल चल अब बात करते हैं वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब में अवनमन। है ना? अब बात करते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है? ठीक है भाई। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? तो सुनिए, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। इसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। ध्यान दीजिए, जब विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, घट जाता है। इसे वाष्प दाब में आपेक्षिक वाष्प दाब में वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, देख लो एक बार भाई। जब विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, एक बार फटाक से नोट करो, फिर आगे इसको डिटेल में लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। चलो तो मान लेते हैं, माना। देखिए अब यहां से मान लीजिए भाई कि अगर जैसे हम विलायक लिए, विलेय लिए, दोनों अलग अलग है। ठीक है ना? ठीक है, अवाष्पशील का उदाहरण जैसे भाई नमक ही ले लो। नमक क्या है? अवाष्पशील में आ जाएगा, NaCl है। ठीक है ना? लेकिन आगे देखिए, मान लेते हैं कि भाई देखो, एक विलायक होगा, दूसरा विलेय होगा। समझिए यहाँ पे, यह हमारे पास सपोज कर लेते हैं क्या विलायक है, और यह हमारे पास इधर कुछ विलेय होगा। ठीक है ना? विलेय हमारा क्या होगा? सॉलिड वॉलिड होगा कुछ। ठीक है ना? इसको हटाते हैं, समझ लो यह हमारे पास विलायक है। ठीक है ना? यह हमारे पास जब विलायक है तो लिक्विड अवस्था में
किस फॉर्म में है? यह द्रव है। जब द्रव होगा तो इसके पास कुछ वाष्प दाब होगा, है ना। पहले समझिए, यह हमारे पास कोई विलायक है, यह द्रव की अवस्था में रहेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, यह विलायक हो गया और यह द्रव की अवस्था में है, तो इसके पास कुछ वाष्प दाब होगा और इसके वाष्प दाब को हम मान लेते हैं कि P0 है। क्या मान लेते हैं? P0 है सर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? P0 हो गया। अब दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग विलेय को मिलाते हैं। क्या करते हैं भाई? विलेय को मिलाते हैं। तो जब विलेय को मिला देंगे तो यह क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। अभी पहले विलायक था, पहले क्या था? विलायक था। तो विलायक था, उस समय हमने वाष्प दाब कितना मान लिया? P0 मान लिया। कितना मान लिया? P0 मान लिया, ठीक है ना। अब जब विलेय को मिला दिए तो विलयन बन गया, तो उस समय इसका जो वाष्प दाब है हमने इसको मान लिया PS है। इस समय इसके वाष्प दाब को कितना मान लिए? PS मान लिए। कोई समस्या वाली बात? ठीक है ना, बता रहे हैं, आ रहे हैं, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन पर ही आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले समझिए, जब विलायक था तो उस समय इसका वाष्प दाब हमने कितना मान लिया? P0। विलेय को मिला दिया, क्या बन गया? विलयन बन गया। जब विलयन बन गया तो उसका वाष्प दाब हमने क्या मान लिया? PS। यस का मतलब सोल्यूशन है यहाँ पे, यस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। चल, तो हम मान लेते हैं, माना विलायक का वाष्प दाब कितना है भाई? P0 और विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा? PS हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? PS हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, समझो। ठीक है, यह हमारे पास क्या है भाई? विलायक है, शुद्ध विलायक। यह हमारे पास क्या है? शुद्ध विलायक है। अब शुद्ध विलायक है, तो अब शुद्ध विलायक का हम लोग मान लेते हैं कि कुछ वाष्प दाब होगा। शुद्ध विलायक का कुछ वाष्प दाब होगा और यह वाष्प दाब हमने कितना मान लिया? P0 मान लिया है, ठीक है ना। यह क्या भाई? शुद्ध विलायक है। तो शुद्ध विलायक का कुछ, हम पानी ले लें, किसी बर्तन में पानी ले लें, तो उसके पास भी कुछ दाब होगा, उसके पास भी कुछ दाब होगा। तो दाब कितना मान लिया हमने? P0 मान लिया। कितना मान लिया? P0। अब इसमें हम विलेय को मिला रहे हैं, विलेय को मिला रहे हैं, तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। इस विलयन का वाष्प दाब कितना मान लिया हमने? PS मान लिया। कितना मान लिया? PS मान लिया, ठीक है। चल, तो जब PS मान लिया तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा? कहेंगे कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। क्यों भाई ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि डिफिनीशन में देखो हमने क्या लिखा कि जब विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जब विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, ठीक है ना। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा भाई? वाष्प दाब में अवनमन बराबर P0 माइनस PS, यह निकल जाएगा। हाँ, P0 की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम P0 ही लेकर चलेंगे क्योंकि NCERT में भी P0 लेकर चला है, ठीक है ना।
हाँ, कल से हमारी क्लास 6:30 पे होगी, मॉर्निंग 6:30। ठीक है, यह बात समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक ना, वाष्प दाब में अवनमन पढ़ा दिए हम। ठीक है ना, पहले वाष्प दाब क्या होता है यह मैंने बताया। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, पहले वाष्प दाब, पहले देखो मैंने क्या बताया आपको कि वाष्प दाब क्या होता है, द्रव तथा वाष्प की साम्य अवस्था में वाष्प सतह पर लगाया गया दाब, मतलब वाष्प द्वारा सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, साम्य अवस्था भी मैंने बता दिया कि साम्य अवस्था क्या होती है, कहते हैं वह अवस्था जिस पर जितने द्रव वाष्प में बदल रहे हैं उतने ही वाष्प द्रव में बदल जाएं, तो उसे कहते हैं साम्य अवस्था वाली बात हो गई। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मैंने आपको बताया वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, जो वाष्प में बदल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, बात समझ में आ रहा, वे पदार्थ जो आसानी से वाष्प में बदल सकते हैं वह क्या कहलाएंगे, वाष्पशील पदार्थ कहते हैं, जैसे ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया। ठीक है, अब देखो अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो वाष्प अवस्था में न बदल सके, मतलब वाष्प में इसको न बदला जा सके, क्या कहलाएगा, अवाष्पशील पदार्थ कहलाएगा। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, जब विलयन में कोई अवाष्पशील, अवाष्पशील ये वाला देखिए, मतलब यह वाष्प में बदलेगा ही नहीं। जब भाई वाष्प में नहीं बदलेगा तो वाष्प दाब घटेगा। जो हम मिला रहे हैं विलेय और वाष्प में नहीं बदलेगा, ठीक है, तो वाष्प में नहीं बदलेगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो कह रहा मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, देखो कहने का मतलब पहले इसका जो वाष्प दाब था उससे भी कम हो जाएगा, तो उसी अंतर को कह सकते हैं कि विलायक और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, P0 माइनस PS हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो आगे देखो, आगे पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना, चलो ठीक है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो, तो क्या होता है, तो हम कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा प्रारंभिक दाब के अनुपात को, वाष्प दाब में अवनमन और प्रारंभिक दाब के अनुपात को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, वाष्प दाब के अवनमन तथा आपेक्षिक दाब के अनुपात को, आपेक्षिक दाब के अनुपात को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, चलो, वाष्प दाब में आपेक्षिक वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं।
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हो जाएगा भाई, P0 माइनस PS अपान P0। ठीक है ना। देखिए वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन तथा आपेक्षिक वाष्प दाब, सॉरी 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 तथा प्रारंभिक दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसे कल अपलोड हो जाएगा, इसको आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है ना। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर कितना हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0। ठीक है। चल ठीक है भाई। चल, कोई समस्या वाली बात यहाँ पे नहीं है, PDF सबको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसी वाष्प दाब के अवनमन को हम राउल्ट के नियम से संबंधित करेंगे। ठीक है ना। तो हेडिंग रहेगा क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा राउल्ट्स के नियम में संबंध। ठीक है ना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा राउल्ट्स का नियम। इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है ना। यहां से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है भाई। और फास्ट की आप आशीष फास्ट की बात ना करें आप, हम लोग खुद जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं। आपके लिए 3 सर पढ़ाने वाले हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है ना। 3 सर मिलके पढ़ाएंगे, जल्दी से आपकी कवर क्लास कर ली जाएगी। ठीक है ना। चलिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा राउल्ट का नियम। ठीक है ना। तो देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में मिलाए गए विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है ना। यही संबंध है क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है ना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। पुष्पा डाउट 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 कमेंट करें भाई। मोल प्रभाज क्या होता है आप पीछे वाली क्लास देख लें, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। कोमल पाल हेलो सर। मुस्कान डेली क्लास 6:30 से ही चलेगी क्या, कोशिश करेंगे कि 6:30 से ही क्लासें चलें,
ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समय दिया जा सके। ठीक है, पीएस क्या है? पीएस विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है भाई, चलो थोड़ा इस पे आगे बढ़ते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसको कैसे लिख देंगे हम भाई कि P0 माइनस पी एस अपान P0, यह क्या हो गया? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया। ठीक है ना, यह क्या हो गया? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया। फिर कह रहा है क्या? विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज। तो पहले हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे? काई। विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है भाई? काई। ठीक है ना, ठीक है ना। तो काई को क्या कहते हैं? यह मोल प्रभाज होता है। काई को क्या बोलते हैं भाई? मोल प्रभाज होता है। मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? एन अपान एन प्लस एन टाइप का होता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम मान लें कि हमारे पास जो विलयन है वह अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बने, ए और बी से बने, तो कह देंगे हमें ए का मोल प्रभाज निकालना है। किसका निकालना है भाई? ए का मोल प्रभाज निकालना है। तो इसको लिखेंगे Na अपान Na प्लस Nb। कहने का मतलब मोल प्रभाज बराबर होता है घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। मतलब विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का जो योग है उनको क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज बोलते हैं। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा भाई? आपेक्षिक अवनमन तथा मोल प्रभाज में संबंध है। ठीक है, चल ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। तो अब देखो हम लोग क्या मान लेते हैं कि ए क्या है? विलायक है। ए क्या है? विलायक है। और बी क्या हो गया? विलेय हो गया। ठीक है भाई। अब देखो हमें विलेय के लिए क्या करना है? हमें क्या करना है भाई? विलेय के लिए निकालना है। तो कहेंगे P0 माइनस पी एस अपान P0 बराबर कहेंगे एन बी अपान Na प्लस एन बी। इतना बोल देंगे भाई। ठीक है। मरियम, हम इतनी देर से कमेंट कर रहे हैं, कोई भी रिप्लाई नहीं है हमारा। चलिए, P0 क्या है? विलायक का वाष्प दाब है। विलायक का वाष्प दाब है। PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है। और देखिए NB क्या है? विलेय का मोल है। Na क्या है? यह विलायक का मोल हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो बताओ आप लोग, नहीं तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी पे।
हाँ, आप इसके ए बी के स्थान पे कुछ भी मान सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसके स्थान पे आप दूसरा भी टर्म मान सकते हो। ठीक है, पिछला क्लास छूट गया है, ऐप पर वीडियो पड़ी होगी ना। ठीक है भाई, तो देख लो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और राउल्ट के नियम में क्या रिलेशन हो जाएगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? P0 माइनस PS अपन P नॉट, इसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। और काई क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज हो जाएगा। काई क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर विलयन में ए घटक मिला हो, बी मिला हो, और ए क्या हो? विलायक हो, बी क्या हो? विलेय हो, तो काई ए बराबर क्या लिख सकते हैं? एन ए अपान एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। और इसी तरह काई बी बराबर क्या लिख सकते हैं? अगर यहीं पे हमें लिखना हो कि काई बी बराबर क्या होगा, तो एन बी अपान एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं? एन काई बी बराबर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलो, तो अब हमें क्या लिखना है? विलेय के मोल प्रभाज। क्या लिखा है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो P0 माइनस PS अपन P नॉट। अब विलेय के लिए क्या लिखेंगे? काई बी लिखेंगे। विलेय के लिए क्या लिख देंगे भाई? जैसे यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? काई बी लिख देंगे। क्लियर है? तो काई बी लिख देंगे। काई बी का मान क्या हो जाएगा? एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। P0 क्या है? विलायक का वाष्प दाब है। PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। NB क्या है? विलेय का मोल है। Na क्या है? विलायक का मोल है। ठीक है भाई, चलो आगे थोड़ा चलते। अब देखो, हम तनु विलयन के लिए पढ़ लें। किसके लिए भाई? तनु विलयन। तनु विलयन हमने आपको पढ़ा रखा है। तनु विलयन क्या होता है भाई? तनु विलयन क्या होता है? देखो इधर, तनु विलयन क्या होता है? तो कहते हैं वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो, तनु विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। तो देखो इधर, तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा? देखो भाई, पहली चीज समझिए, ए क्या हो गया? विलायक, और बी क्या हो गया? विलेय हो गया। ठीक है ना, तो कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो। जब विलेय की मात्रा बहुत कम होगी तो इसके मोलों की संख्या भी कम होगी। तो इसके मोलों की संख्या कितनी है? NB है। इसके मोलों की संख्या कितनी है? Na है। ठीक है ना, तो अब विलायक ज्यादा है, विलेय कम है, तो विलेय कम है तो मोलों की संख्या भी कम होगी, तो कहेंगे NB इज मच मच लेस देन Na। ये किसके लिए आएगा? तनु विलयन के लिए। तो तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा? NB बहुत कम होगा, किससे? Na से। किससे? Na से। ठीक है, ठीक। अब देखिए, तो हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन देखें तो P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? NB अपान Na प्लस NB होता है। तो बताइए जरा, 100 रुपए में अगर आप 0.005 पैसा जोड़ दे तो क्या मिलेगा आपको? ठीक है ना, जैसे देखो, अगर किसी के पास 100 रुपया है, कितना है? 100 रुपया है, और किसी के पास, दूसरे लोग के पास कितना है? 0.001 रुपया है। इतना रुपया है, तो इसके जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा? लगभग न के बराबर, नेग्लेजिबल रहेगा, नगण्य आएगा। ठीक है ना, तो देखो, ये NB क्या है? बहुत छोटा है,
तो अगर नीचे जोड़ के भाग देंगे तो बहुत अंतर नहीं आने वाला है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एन बी को यहाँ पे नगण्य मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, पी जीरो माइनस पी एस अपान पी जीरो इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए, यह तनु विलयन के लिए। हो गया भाई, चलो 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 चलो। एन क्या है, मोलों की संख्या है, एन मोलों की संख्या भाई, यह मोलों की संख्या है। ठीक है, चलो चलो आगे देखो भाई। तो अब इधर देखिए, मोलों की संख्या, मोल यन बराबर क्या होता है भाई, डब्लू बाई एम। मोल एन बराबर क्या होता है, डब्लू बाई एम, ठीक है ना। मोल एन बराबर क्या होता है, डब्लू बाई एम। तो डब्लू बाई एम है, ठीक है ना। तो डब्लू किसे कहते हैं, डब्लू क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है ना। पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, डब्लू क्या हो जाएगा, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। यम क्या है, पदार्थ का अणुभार, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। मोल यन बराबर डब्लू बाई एम होता है, ठीक है। तो डब्लू क्या है, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा। एम क्या है, पदार्थ का अणुभार है। क्लियर है, क्लियर है सबको। तो अब देखो, जहां जहां यन है वहां वहां डब्लू बाई एम से रिप्लेस कर दें। जहां जहां यन है वहां पे डब्लू बाई एम से रिप्लेस कर दें, ठीक है ना। तो जब डब्लू बाई एम से रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पी जीरो माइनस पी एस अपान पी जीरो इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा है, एन बी अपान एन ए। तो इसको क्या लिख दें, डब्लू बी अपान एम बी बटे डब्लू ए अपान एम ए। बोलो, अब पी जीरो को पी नॉट बोलते हैं ना, पी नॉट बोलते हैं, जीरो लगा रहता है इसको नॉट बोलते हैं, ठीक है भाई। अब देखो यह रिवर्स हो जाएगा, जब रिवर्स हो जाएगा इसको क्या लिख देंगे, डब्लू बी अपान एम बी गुणे कितना हो जाएगा, एम ए अपान डब्लू ए। तो फाइनली क्या लिख देंगे भाई, पी जीरो माइनस पी एस अपान पी जीरो इज इक्वल टू डब्लू बी अपान एम बी गुणे एम ए अपान डब्ल्यू। इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पर आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा, ठीक है ना। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे पढ़ेंगे। यहीं पे पढ़ लेते हैं, राउल्ट के नियम की सीमाएं।
राउल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक है ना, कि राउल्ट के नियम को दिखाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब राउल्ट का नियम किसके किसके लिए सत्य है, ठीक है ना, राउल्ट का नियम किसके किसके लिए सत्य है, ठीक है ना। तो पहली चीज, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए भाई, विलयन तनु होना चाहिए। पहली पॉइंट कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, तो राउल्ट का जो नियम लगाएंगे जिस विलयन पे, वो विलयन कैसा होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए। कैसा विलयन होना चाहिए भाई, तनु विलयन होना चाहिए। अब तनु विलयन का मतलब कि विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम हो, विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम हो। दूसरा क्या होना चाहिए, विलेय अवाष्पशील हो। दूसरा क्या होना चाहिए, विलेय अवाष्पशील हो। बात समझ में आ रहा है, विलेय कैसा हो, अवाष्पशील हो, मतलब वो वाष्प अवस्था में न बदले, वाइपर फॉर्म में न जाए। तीसरा क्या होना चाहिए कि जो विलयन है उसमें विलेय का संगुणन न हो, संगुणन मतलब उसमें घुल जुड़ न जाए, और न ही वियोजित हो। बात समझ में आ रहा है ना, कहेंगे क्या, विलयन में विलेय पदार्थ का संगुणन या वियोजन न हो, ठीक है। हो गया भाई, चल आगे चलें। संगुणन, संगुणन का मतलब उसके साथ जुड़े ना, जुड़ के जैसे आप समझो, जुड़ के जैसे ऑक्साइड ना बना ले, ठीक है ना, या फिर जैसे क्लोराइड ना बना ले, मतलब कोई दूसरा यौगिक ना बना ले, कि उसके घोल रहे हैं तो क्रिया करके कुछ दूसरी यौगिक बना ले, इसको बोलते हैं संगुणन, ठीक। वियोजन का मतलब टूट के कुछ दूसरा ना बन जाए, ठीक है ना, सिर्फ उसमें घुलना चाहिए, ठीक है ना। दो, संगुणन का मतलब अभिक्रिया न करें, अभिक्रिया न करें, ठीक है ना। संगुणन का मतलब अभिक्रिया न करें, ना होना, तो संगुणन का मतलब अभिक्रिया कर जाना, लेकिन ये संगुणन नहीं होना चाहिए, संगुणन नहीं करना चाहिए, मतलब एक दूसरे से अभिक्रिया न करें, वियोजन मतलब टूटे भी ना, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलो अगली हेडिंग हो जाए, क्वथनांक का उन्नयन।
क्वथनांक का उन्नयन, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सर आप बहुत अच्छा न्यूमेरिकल कराएं गुरुजी। न्यूमेरिकल कल लेकर आएंगे आपके लिए, इन दोनों का एक साथ, ठीक है ना। अपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन दोनों का न्यूमेरिकल एक साथ ही कराएंगे भाई, ठीक है ना। पहले फटाफट इसको कवर कर लेते हैं, क्वेश्चन एक साथ लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी को याद कर रहे हैं, ठीक ठीक। चार्ट नोट आप इसको लिखते चलिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, सब आपके लिए लेकर लाएंगे हम लोग, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट, पहले आप थ्योरी पढ़िए, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सबको हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बस पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़िए, बाकी तो हम लोग की जिम्मेदारी है ना। आप हमसे जुड़े हैं तो आपसे ज्यादा टेंशन हम लोग को है कि आप लोग को कैसे पढ़ाया जाए, आप लोग कैसे परफॉर्मेंस करें, कैसे बढ़िया रिजल्ट आए, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे जुड़ गए मतलब हम लोग की जिम्मेदारी हो गई अब, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन, इलिवेशन, बात समझे भाई, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है ना। उन्नयन का मतलब बढ़ जाना पहले, ठीक है ना। उन्नयन का मतलब पहले क्या होना, बढ़ जाना। जैसे ना अवनमन कोण, उन्नयन कोण, आप मैथ में पढ़े होंगे ना, बात समझ में आ रहा ना, कि आप अवनमन कोण पढ़े होंगे, उन्नयन अवनमन कोण को कहते थे ऐसे देखना पड़े, थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाता है ना, और अवनमन का मतलब थोड़ा झुकाव हो जाता है, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या है, उन्नयन। उन्नयन का मतलब यहाँ बढ़ेगा भैया, क्या होगा यहाँ पे, बढ़ के मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ के मिलेगा। पहले चीज समझिए कि क्वथनांक पहले क्या होता है, पहले यह तो जान जाए कि सर ये क्वथनांक क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्वथनांक क्या होता है भाई, ठीक है ना। तो कहते हैं किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब, चारों तरफ के वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं, किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब और उसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। डाउट क्लास के लिए हम सर से बात कर लेंगे, ठीक है ना। आप बार बार मैसेज ना करें, इधर ध्यान दें, बार बार यार मैसेज तो बताओ तुम लोग,
अगर बार बार मैसेज करोगे, बार बार टिपटिपाते रहोगे, ठीक है ना, तो देखोगे कब, इधर कब ध्यान दोगे, फिर बाद में कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग जब टाइप ही दिन भर करते रहोगे तो क्लास कब लोगे, ठीक है ना। तो पहले क्लास देख लो, अगर कोई समस्या है तभी टाइपिंग करो, नहीं तो आप बोर्ड टू बोर्ड देखो। ठीक है, इधर देखो, किसी भी द्रव का क्वथनांक, किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब और उसके चारों ओर वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चारों ओर के वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाते हैं, वह ताप क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? उसे क्या बोलेंगे भाई? क्वथनांक बोल देंगे। अब बात करते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, बात समझिए भाई। जब किसी विलयन में आप अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। बात समझिए, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है। बात समझिए, जैसे आप पानी ले लीजिए, एक कबर्ड मतलब किसी बर्तन में हम लोग क्या ले लें, वाटर ले लें, या किसी बर्तन में हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया। क्लियर है? ये किसी बर्तन में हमने क्या ले लिया भाई, पानी ले लिया। ठीक है ना, ये हमने क्या ले लिया भाई, पानी ले लिया। क्लियर है? अब ये पानी है तो क्या हो जाएगा, विलायक भी कहलाएगा। ये पानी है तो क्या कहलाएगा, विलायक भी कहलाएगा। अब समझिए, इसका कुछ क्वथनांक होगा पहले से। हाँ, वैसे भी हम जानते हैं कि एक एटीएम मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसमें अवाष्पशील विलेय मिला देंगे, जब इसमें आप क्या करेंगे, अवाष्पशील विलेय क्या करेंगे भाई, जब इसमें अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तब इसके जो वाटर के मालिक्यूल, जो पानी के जो अणु हैं, वह क्या होते, वाष्प की अवस्था में बदल रहे थे। किसमें बदल रहे थे? वाष्प की अवस्था में, वाष्प की अवस्था में बदल रहे थे। उनके लिए अब टेम्परेचर, ताप को बढ़ाना पड़ेगा, तब यह वाष्प में बदलना शुरू होंगे। तो कहने का मतलब, जब इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो इनका क्वथनांक सीधे सीधे क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखें, डिफिनेशन लिखें। क्या लिखे भाई? तो क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, जब किसी विलायक में जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं
क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, घोलते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, देखिए, ठीक है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है ना, क्या लिखा भाई? जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इसे इसे डेल्टा टीबी, बी का मतलब बॉइलिंग, बी का मतलब बॉइलिंग, टी का मतलब टेम्परेचर, ठीक है ना, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? तो कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर, क्या बोल देंगे? डेल्टा टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक, क्या हो जाएगा? विलयन का क्वथनांक। भाई विलयन का क्वथनांक क्या मिलेगा आपको? बढ़ के मिलेगा तो सिर्फ टीबी मानेंगे। क्या मानेंगे? टीबी। विलयन क्वथनांक कितना? टीबी माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो शुद्ध विलायक है तो टीबी नॉट मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई? टीबी नॉट मान लेंगे। तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, जरा देखो, एग्जाम में आप इसको नहीं लिखने के लिए आएगा, एग्जाम में इसी फार्मूले पे क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। इन्हीं सब फार्मूलों पे न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, इन्हीं सब न्यूमेरिकल को हमें सीखने के लिए पहले फार्मूला तो डेराइव कर लें। ठीक है ना, एग्जाम में बहुत रेयर केस में आएंगे, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल एकदम भर भर के आते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? फिर से देख लो भाई, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में इस वृद्धि को क्वथनांक में इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक टीबी माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट। टीबी नॉट क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट।
ठीक है भाई, चले आगे। ठीक है भाई, आगे चले। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान दो कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा, नहीं नहीं इसी का आगे पार्ट है। अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो विलयन में जो विले घोल रहे हैं ना, उनको निकालना है कि कितना ग्राम घोलने से क्या मिलेगा। ठीक है ना, यह चैप्टर 2-3 क्लास में फिनिश हो जाएगा, ज्यादा अब नहीं बचा है। 2-3 क्लास में सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग एक दिन सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, खत्म। ठीक है ना, ठीक है ना, चल ठीक है, आगे चलो। देखो तो हम क्या कर रहे हैं भाई कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, जो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी है, वह तनु विलयनों के लिए, अच्छा हम हर चीज हम तनु विलयन के लिए यहाँ पढ़ेंगे, सांद्र विलयन के लिए हम लोग कंसंट्रेटेड वाला सिस्टम पढ़े थे ना। तो तनु विलयन के लिए जो क्वथनांक में उन्नयन है, उसमें उपस्थित मोलर सांद्रता, उसमें उपस्थित मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। तो थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लें, क्या लिखेंगे, तनु विलयनों में क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, तनु विलयनों में क्वथनांक में उन्नयन, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। मोलर सांद्रता स्मॉल m के समानुपाती होता। स्नेहा सिंह, मैसेज नहीं जा रहा है सर, कभी तब से कमेंट कर रहे हैं। अरे करो भाई, कोई डाउट हो तब करो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग। ठीक है भाई, क्या लिखा है, तनु विलयनों में क्वथनांक में उन्नयन, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, ठीक है, शिवानी उपाध्याय, मेरा कमेंट आ रहा है ना। इधर देखो, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू m, ध्यान दीजिए इधर, तनु विलयनों में क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से दिखा दिया। विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलर सांद्रता स्मॉल m है, प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे। अब यह समानुपाती, हिंदी में समानुपाती बोलते हैं,
तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं सर तो कोई कांस्टेंट जोड़ा जाता है। यहां पे हम सर जोड़ते हैं के बी। कितना जोड़ते हैं भैया? के बी जोड़ते हैं। बात समझ में आ रही कि ना? बताइए, बतवा समझ में आ रही कि ना? यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम लोग? के बी बोल देंगे, ठीक है ना। और इसी के बी को हम क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोल देंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसी को बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या इसी को क्या बोल देते हैं भाई? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं? ठीक है ना। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, और इसी को या तो इसी का बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन बोल देंगे। और यहाँ पे स्मॉल यम क्या है सर जी? तो क्या लिखा है? विलेय का मोलल सांद्रता है। स्मॉल यम क्या है? विलेय का मोलल सांद्रता है। क्या हो जाएगा? मोलल सांद्रता हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फटाक से बताओ, फिर आगे चले, इसमें रिलेशन बताएं। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। अब मोलल सांद्रता, या इसी को हम कहते हैं क्या? मोललता। मोलल सांद्रता या फिर मोललता, यह क्या होता है? कहते हैं कि एक किग्रा, क्या बोलते हैं भाई? ठीक है ना। एक किग्रा विलायक में उपस्थित या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बता रहे हैं आ रहे हैं। मोलल क्या होता है बता रहे हैं कि एक किग्रा द्रव्यमान में या एक किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, उसी को मोलल कहते हैं। क्या क्या बोलेंगे? एक किग्रा विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। बात समझो, एक किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अरे मोलल को ही मोललता कहते हैं मेरे लल्ला, कब से तो बता रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एक किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो स्मॉल एम बराबर क्या होता है? यन बटे डब्लू। यन बटे क्या होता है? डब्लू। यह क्या है? विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान होता है। बात समझ में आ रही है? विलायक का क्या हो गया? द्रव्यमान हो जाता है। यह क्या है? मोललता आती है। तो अब यह किस में है? केजी में। यह किस में आता है भाई? केजी में आता है। किस में आता है? केजी में। तो एम बराबर लिख सकते हैं कि यन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डब्लू बाई एम। ठीक है ना। यह क्या है? डब्लू बाई एम है, तो क्या लिख देंगे हम लोग इसको? डब्लू बाई एम। एम बराबर क्या लिख देंगे? डब्लू बाई एम गुणे कैपिटल डब्लू, और इसको लिख देंगे केजी। इसमें लिख देंगे भाई
केजी में, तो यह मोललता निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, ये मोललता लिख देंगे भैया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मोललता लिख देंगे ना, तो इसी फार्मूले में लेकर आते हैं। ठीक है ना, इस फार्मूले में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे एम, इस एम का मान रखेंगे तो डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे डब्लू बाई एम गुणे कैपिटल डब्लू, यह फार्मूला निकलेगा। यह किसके लिए है, यह केजी में रहेगा। और एक फार्मूला लिख लेगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे डब्लू बाई एम गुणे कैपिटल डब्लू गुणे 1000, यह किसके लिए आएगा, यह ग्राम में रहेगा तब के लिए आएगा। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डब्लू क्या है, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा ग्राम में। ठीक है ना। कैपिटल एम क्या है, विलेय का अणुभार हो जाएगा। कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है। और डेल्टा टीबी तो जान ही रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, चलो इसके आगे कल कराते हैं। ठीक है, इसके आगे का पोर्शन कल करा देते हैं। कल वाष्प दाब वाला रहेगा, 2 ठे बचा, एक परासरण वाला बच गया। ठीक है, और यह वाला बचा, इसको कल करा देते हैं। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा पार्ट अभी बचा है वाष्प दाब से रिलेशन। ठीक है, उसको कल कराते हैं।